तेरे पति की मौत हादसा नहीं थी, उसे नागिन ने मारा था, एक इच्छाधारी नागिन ने। अरे तू नहीं जानती उसने क्या किया था? क्या? नागिन? हाँ, एक शाम तेरे पति ने शराब पी रखी थी और रास्ते में उसने अपने नशे में उस नागराज का फन कुचल दिया था। तब से वो नागिन बदला चाहती है। पहले तेरे पति को मारा, अब तेरी बेटी को निशाना बनाया, उसके बाद इस बुढ़िया को मारेगी और अंत में तू। बाबा, कुछ तो उपाय बताइए, मैं अपनी गुड़िया को खो नहीं सकती। उपाय? उपाय तो वो नागिन ही बताएगी। तेरी बेटी, इस बुढ़िया का जीना मरना अब उसी के हाथों है। आज सुबह सुबह भोला दूध खरीदकर घर पहुंचा। देखा तो उसकी माँ पहले से ही मुंह फुलाकर खड़ी थी। देखते ही भोला समझ गया कुछ तो गड़बड़ हुई है। किसी काम की तो है नहीं तेरी बीवी। शादी से पहले तो बड़े गर्व से कहता था नौकरी करती है मेरी निर्मला। कहाँ है अब नौकरी? अरे नौकरी छोड़ दी तो छोड़ दी, कम से कम घर के कामकाज में तो हाथ बटाया करे मेरा। दिन भर बच्चा गोद में लेकर बैठी रहती है, बस इसी के लिए ब्याह किया था तूने। माँ, आप निर्मला से इस तरह मत बोलिए। उसने अपनी मर्जी से नौकरी नहीं छोड़ी। हमारे बच्चे के लिए, हमारे घर के लिए त्याग किया है उसने। त्याग? अरे ये तो बहाना है। दिन भर बच्चा ही देखेगी क्या? घर की और भी जिम्मेदारियां होती हैं। मेरी किस्मत फूटी है जो इसे अपने घर की बहू बनाया। सोचा था कामकाजी बहू आएगी तो घर में हाथ बट जाएगा और तुझे भी जरा चैन मिलेगी, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। माँ बस कीजिए अब। निर्मला के बारे में एक शब्द और मत कहिए, वो मेरी पत्नी है। लो सुन लो, अब तो अपनी माँ भी गलत लगने लगी। बीवी ने ऐसा क्या घोल दिया तेरे कानों में? लेकिन निर्मला घर की चौखट पर खड़ी सब सुन रही थी। इतने में कोकिला और उसकी आंखें आपस में टकराईं। माँ जी, इस घर में बहू आ गई है, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है आपका, वरना ऐसी गरीबी में कोई देखने भी नहीं आता। भोला अपनी पत्नी की तीखी बात सुनकर हिल गया। उसने महसूस किया कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो स्थिति और बिगड़ सकती है। निर्मला बस, अब चुप रहो, यहाँ और विवाद मत बढ़ाओ। निर्मला थोड़ी देर को हिचकिचाई, फिर धीरे धीरे मुंह फेरकर घर के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद भोला ने चुपके से कुदाल उठाई और अपने खेतों की तरफ चला गया। खेत पहुंचते ही वो मिट्टी खोदने लगा। तभी अचानक मिट्टी के अंदर से एक सांप फट से निकल आया और एक झटके में उसने भोला की टांग पर काट लिया। अरे हाय, सांप! वो जमीन पर गिर पड़ा और सांप का जहर धीरे धीरे उसके खून में फैलने लगा। उसकी आंखें भारी होने लगी कि तुरंत भोला ने गमछा निकाला और टांग बांधने की कोशिश की, पर शरीर सुन्न होता जा रहा था। लेकिन पास वाले खेत से रमेश उसकी आवाज सुनकर दौड़ता हुआ आया। भोला, क्या हुआ रे? अरे सांप ने काट लिया रे रमेश। घर ले चल जल्दी। रमेश ने उसे कंधे पर उठाया और किसी तरह घर की ओर भागा। उधर निर्मला घर पर कपड़े सुखा रही थी। भाभी! तभी रमेश की चिल्लाहट सुनकर निर्मला दौड़ पड़ी और सामने भोला को बेहोश देखकर उसके होश उड़ गए। भोला, आंखें खोलो, डॉक्टर बुलाते हैं। इन्हें हुआ क्या है? खेत में काम करते वक्त सांप ने काट लिया इसे। निर्मला, अब डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास वक्त बहुत कम है और तुम मेरी गुड़िया का ख्याल रखना। माँ से कहना अपनी बात पूरी करने से पहले ही भोला की गर्दन लटक गई और उसने दम तोड़ दिया। इसी के साथ वो अपनी बात अधूरी छोड़ गया। तभी निर्मला ने उसके सिरहाने सिर रखा और वो चीख पड़ी, कोई डॉक्टर बुलाओ। लेकिन अब देरी हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने से पहले ही भोला मर चुका था।
हे भगवान, ये क्या हो गया? ये दिन दिखाने से पहले मुझे ही क्यों नहीं मार लिया? मैं विधवा हो गई, मेरा भोला, मैं विधवा हो गई। मेरा भोला इस दुनिया में नहीं रहा। तभी बाहर से कोकिला घर पहुंची और घर का मातम देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ये क्या हो गया बहू? बहू, मेरे भोले को क्या हो गया? माँ जी, भोला को खेत में सांप ने काट लिया और अब वो नहीं रहे। कोकिला ये खबर सुनते ही हड़बड़ा गई और जोर जोर से छाती पीटने लगी। भोला, मेरा बेटा, मैंने ही तो उसे डांटा था, भगवान क्यों ले गया उसे? घर में कोहराम मच गया, लोग इकट्ठा होने लगे। वहीं उसकी बेटी गुड़िया रो रही थी और निर्मला पथरा सी गई थी। मरे हुए भोला की ठंडी होती हुई हथेलियां अब भी उसकी उंगलियों में थीं। भोला, उठो ना, देखो माँ रो रही है, मैं भी। लेकिन अब कुछ नहीं बदला। भोला की सांसें थम चुकी थीं। एक पल में घर का सुकून बिखर गया। शाम तक गांव में शोक फैल गया और सभी गांव वालों ने मिलकर भोला का अंतिम संस्कार कर दिया। सबने आखिरी विदाई भोला को दी। भोला के जाने के बाद घर जैसे थम सा गया था। वहां 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था, न रसोई में धुआं, न कोकिला की डांट, बस निर्मला की सूनी आंखें और गोद में बैठी उसकी छोटी बेटी गुड़िया। माँ, भूख लगी है। थोड़ा और सब्र कर बेटा, माँ कुछ करती है। निर्मला ने अपनी आंखें पोंछी और घर के कोने कोने में झांकने लगी। शायद कहीं थोड़े चावल, आटा मिल जाए, पर कटोरियों में बस धूल थी। उसने माँ जी को देखा। कोकिला खामोश थी, सिर झुकाए, मानो वक्त से हार गई हो। माँ जी, घर में कुछ नहीं बचा है, न खाना न पैसे। भगवान ने तो सब छीन लिया बहू, अब क्या कर सकती हूँ मैं? भोला गया और उसके साथ हमारी किस्मत भी। निर्मला ने भोला की तस्वीर की ओर देखा। उसका मन जैसे अंदर से चीख उठा। अगर मैंने नहीं संभाला तो ये घर भी बिखर जाएगा। देर शाम निर्मला ने संदूक खोला जिसमें भोला की पुरानी चीजें रखी थी। एक पुरानी कमीज, टूटी चप्पल और एक जोड़ी चूड़ी, और वहीं कोने में चमकता हुआ सोने का कंगन, भोला की आखिरी निशानी। भोला, ये तुम्हारी निशानी है, पर आज अगर इसे ना बेचा तो तेरी गुड़िया भूखी रह जाएगी। मुझे माफ करना। निर्मला ने कंगन उठाया, माथे से लगाया और अगले ही पल बाजार की तरफ चल पड़ी। अच्छा माल है बहन, पर पुराने डिजाइन का है, ज्यादा नहीं मिलेगा। जितना दो बस उतना ही बहुत है, बच्ची को खिलाना है। सुनार ने कुछ पैसे गिने और उसके हाथ में रख दिए। निर्मला ने वो पैसे मुट्ठी में कस लिए और बाजार जाकर थोड़ा आटा, चावल और दाल लेकर घर को जाने लगी। कुछ दिन तक ये राशन चल जाएगा। आंखों में खुशी और उम्मीद की किरण लिए निर्मला घर की ओर जाने लगी। रास्ते में उसने देखा सड़क किनारे कुछ औरतें पकोड़े और समोसे बेच रही थी। उसी पल उसके मन में एक विचार बिजली की तरह कौंधा। लोग खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अगर मैं भी खाना बनाऊं, मैं अच्छी बिरयानी बनाती हूँ। भोला भी तो कहता था तेरी चिकन बिरयानी पूरे गांव में सबसे बढ़िया है। हाँ, यही करूंगी। निर्मला तेजी से घर पहुंची। उसने माँ जी के पास जाकर हिम्मत जुटाई। माँ जी, मैंने सोच लिया है, अब मैं घर नहीं बैठूंगी, मैं चिकन बिरयानी बेचूंगी, ठेला लगाऊंगी। क्या? तू बहू होकर सड़क पर बिरयानी बेचेगी? लोग क्या कहेंगे? लोग हमारा पेट नहीं भरेंगे माँ जी। भूख से कोई मर जाए तो क्या इज्जत जिंदा रहेगी? वैसे भी खुद का काम करने में कैसी शर्म, कोई चोरी थोड़ी कर रही हूँ। ठीक है बहू, वैसे भी अब सब तेरे कंधों पर है।
तू ही बेटा, तू ही बेटी और अब तू ही बहू। बोलते हुए कोकिला ने उसे साहस दिया, जिससे निर्मला को हिम्मत आई और उसी रात एक कारपेंटर बुला के उसने प्यारा सा ठेला तैयार करवा लिया। अगली सुबह गांव की चौक पर निर्मला ने अपने ठेले पर कपड़ा बिछाया, बर्तन रखे और धीमी आंच पर बिरयानी चढ़ा दी। धीरे धीरे खुशबू फैलने लगी, लोग रुकने लगे, झांकने लगे। तभी ठेले पर पहला ग्राहक आया। अरे वाह भाई वाह, बहू बिरयानी ठेला, एक प्लेट देना जरा। जी बस अभी तैयार है। धीरे धीरे ठेले पर ग्राहक बढ़ने लगे और पहले ही दिन निर्मला की अच्छी खासी कमाई हो गई। सूरज ढल चुका था। निर्मला के चेहरे पर थकान भी थी, लेकिन उससे ज्यादा चमक थी पहली कमाई की खुशी की चमक। और हाथ में एक छोटा थैला था जिसमें गुड़िया के लिए नए कपड़े और कुछ मिठाई रखी थी। गुड़िया, माँ आ गई। माँ, आज देर हो गई। हाँ बेटा, आज ठेले में बहुत लोग आए थे। गुड़िया की आंखें चमक उठी। निर्मला ने थैला उसके हाथ में थमा दिया। अरे, नए कपड़े और ये मिठाइयाँ भी। हाँ बेटा, आज सबने तेरी माँ की बिरयानी की बहुत तारीफ की। तो माँ, अब आप भी अमीर बन जाओगी? अमीर नहीं बेटा, मेहनती बनूंगी। उस रात घर पर सब खुश थे। भोला के जाने के बाद शायद ही घर पर एक खुशी लौट आई थी, सिर्फ निर्मला की मेहनत की वजह से। अगली सुबह निर्मला ने अपना ठेला खोला, लोग जुड़ने लगे और धीरे धीरे बहू का चिकन बिरयानी ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया था। गांव के लोग अब कहते थे, निर्मला की बिरयानी खाए बिना तो दिन पूरा ही नहीं होता। हर दिन ठेले पर लंबी लाइन लगने लगी। कोकिला भी अब ठेले पर बैठकर पैसे गिनने में मदद करने लगी थी और इस काम को करते करते 3 महीने बीत गए। अब हर जुबान पर केवल बहू की बिरयानी का नाम हुआ करता था। बहू, भोला होता तो तुझ पर कितना गर्व करता। तूने तो नाम कमा लिया रे। माँ जी, अभी तो बस शुरुआत है। निर्मला अब आत्मविश्वास से भर चुकी थी। तभी उसी वक्त ठेले के पास एक चमचमाती कार आकर रुकी। गाड़ी से एक स्मार्ट कपड़े पहने आदमी उतरा, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर मुस्कान। उसका नाम था राजीव मल्होत्रा। अरे वाह, क्या खुशबू है। यही मशहूर बिरयानी ठेला है क्या? जी हाँ, बहू का चिकन बिरयानी ठेला। एक प्लेट दीजिए और हाँ, थोड़ा स्पेशल बना दीजिए। राजीव ने पहली ही बाइट ली और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। है कमाल, ऐसा स्वाद तो मैंने किसी होटल में भी नहीं खाया। आपको पता है, अगर ये बिरयानी शहर में बिके तो लाइन लग जाएगी। शुक्रिया। अरे देखिए देखिए, मैं बिजनेस करता हूँ। हम साथ मिलकर रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, निर्मला बिरयानी हाउस। मैं निवेश करूंगा, नाम आपका रहेगा, पैसा मेरा और काम मेरा। इसमें मेरा क्या फायदा? 80% आपका और 20% मेरा। ये मेरा कार्ड है, जब मन करे कॉल मी। इतना बोलकर राजीव वहां से निकल गया और निर्मला सोच में डूब गई कि मौका तो अच्छा मिल रहा है। और इस बात को सोचते हुए घर पहुंचकर निर्मला ने माँ जी को सब बताया। कोकिला के चेहरे पर थोड़ी खुशी, थोड़ी चिंता थी। बहू, अच्छा मौका है। दुकान खुल जाएगी तो ठेला नहीं लगाना पड़ेगा। माँ जी, बात तो सही है, लेकिन वो आदमी बहुत मीठा बोल रहा था। शायद हम ज्यादा सोच रहे हैं बहू। भगवान ने मौका दिया है तो हम इसके साथ काम करते हैं। कुछ दिन बाद राजीव ने निर्मला को शहर बुलाया। उसने बड़ी बड़ी बातें की और एक कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने रख दिया। बस यहाँ साइन कर दीजिए, फिर सेठानी बन जाएंगी आप। अरे, ये सब तो अंग्रेजी में लिखा है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही। अरे कुछ खास नहीं, बस बिजनेस की कुछ शर्तें हैं। आप जल्दी करिए। मैं बताऊंगी। अरे बताना क्या है निर्मला जी, जल्दी से करिए ना।
भले फिर आप इसे अपने पास लेकर जाइए। ठीक है। निर्मला ने कागज पर सिग्नेचर कर दिए और उसे अपने बैग में रखकर घर की ओर आ गई। घर आकर निर्मला सीधा गांव के स्कूल गई, जहां उसने मास्टर जी से वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़वाया। अचानक मास्टर जी पढ़ते पढ़ते रुक गए। निर्मला, ये तो धोखा है। अगर तूने साइन किया तो रेस्टोरेंट तेरे नाम पर नहीं, उस आदमी के नाम पर होगा। तेरा नाम बस दिखावे के लिए होगा। पर मैं तो कर चुकी हूँ। निर्मला, तुझे अब इसे मना करना होगा। अगर ये ओरिजिनल पेपर है तो सबके सामने इसे फाड़ देना और उस राजीव के मुंह पर एक जोर का तमाचा। उसने तेरा फायदा उठाना चाहा है निर्मला। तू पढ़ी लिखी नहीं बल्कि गांव की है, इसी वजह से। तू अब घर जा और कल उससे मिल। आपका बहुत धन्यवाद मास्टर जी, मेरा तो सब कुछ लुट जाता। निर्मला के पैरों तले जमीन खिसक गई और एक बड़ा धोखा होने से बच गया। उस वक्त तो वो घर लौटी। उसने कोकिला को सारी बातें बताई और अब सब अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन राजीव फिर आया। वो निर्मला को देखकर मुस्कुराया और ठेले के पास आके हाथ मिलाने लगा, लेकिन निर्मला ने उससे हाथ नहीं मिलाया और राजीव बात को संभालते हुए बोला, तो निर्मला जी तैयार हैं रेस्टोरेंट खोलने के लिए? मैंने जगह रेंट पर ले ली है, बस आपका स्वाद और काम मेरा। और हाँ, इसके लिए आपको शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा। हाँ, रेस्टोरेंट खुलेगा, पर आपके साथ नहीं। हैं? क्या मतलब? सब लोग सुनो, ये शहरी बाबू मेरा नाम यानी बहू का बिरयानी ठेला का नाम लेकर अपना बिजनेस खोलने वाला था, मुझे धोखा देकर। अब आप ही बताओ, ऐसे धोखेबाज आदमी के साथ क्या करें? अरे ये झूठ है, मैं तो बस मदद करना चाहता था। इस औरत को बड़ा नाम दिलाना चाहता था। नाम जो तुम छीनने आए थे? तुम्हें लगा गांव की बहू को बेवकूफ बना लोगे? निर्मला की आवाज पूरे चौक में गूंज गई। लोग की भीड़ अब गुस्से से भर चुकी थी। अरे हमारी बहू को धोखा देगा तू? मारो इस नीच को, निकालो इस गांव से। कुछ ही पलों में भीड़ उबल पड़ी। लोगों ने राजीव को पकड़ लिया। किसी ने उसकी कॉलर पकड़ी, किसी ने लात मारी, किसी ने थप्पड़ जड़ा। राजीव किसी तरह अपना बैग उठाकर भागा और राजीव अपनी फर्जी स्कीम लेकर भाग गया। इस तरह निर्मला ने अपने नाम और ठेला दोनों बचा लिया। निर्मला ने हार नहीं मानी। अपने ठेले की कमाई, मेहनत उसने गांव के बाहर ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। नाम रखा निर्मला फूड्स। माँ जी, भोला होता तो कितना खुश होता ना। आज हमने एक छोटी सी बिरयानी ठेले से ये भोजनालय खोल दिया है। हाँ बहू, और देख तेरे लिए मैं क्या लाई हूँ, वो कंगन जो तूने बेच दिया था। माँ जी, ये तो। भोला की वो आखिरी निशानी देखकर निर्मला की आंखों में आंसू भर आए। बेटी, अब मैं चाहती हूँ कि तुम अब दूसरी शादी कर ले। यूं कब तक अकेली रहेगी? नहीं माँ जी, मैंने सिर्फ भोला को चाहा था, अब दूसरी शादी नहीं। निर्मला ने दूसरी शादी के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि उसने भोला से सच्चा प्यार किया था। दूसरी ओर निर्मला की बेटी गुड़िया डरी सहमी घर में एक कोने पर बैठी हुई थी और उसके सामने वही सांप रेंग रहा था, जिसके काटने से भोला की मृत्यु हो चुकी थी। गुड़िया की आंखों में डर साफ झलक रहा था। माँ, जल्दी आओ, घर में सांप घुस गया है, मुझे काट देगा, मैं अकेली हूँ। निर्मला फोन पर गुड़िया की डरती आवाज सुनते ही घबरा गई। उसने बिना समय गवाए अपने झबरा सा गमछा पकड़ लिया और दौड़ती हुई घर की ओर निकल पड़ी। कुछ देर के बाद निर्मला घर पहुंची। हाथ पांव कांप रहे थे, पर साहस जुटाते हुए उसने दरवाजा जोर से खोला। गुड़िया, मैं आ गई हूँ, डर मत। गुड़िया ने अपनी माँ की आवाज सुनते ही थोड़ी हिम्मत पाई और पीछे हटकर सुरक्षित कोने में खड़ी हो गई। निर्मला ने धीरे धीरे घर में कदम रखा। उसके कदम बढ़ाते ही सांप ने अचानक खिड़की की तरफ मुड़कर भागने की कोशिश की और झटके से खिड़की के बाहर निकल गया। माँ,
माँ, वह बाहर चला गया। हाँ बेटा, सब ठीक है, अब डरने की जरूरत नहीं। निर्मला ने गुड़िया को अपने बाजू में लिया और उसे कसकर गले लगाया। घर में फिर से थोड़ी शांति लौट आई। गुड़िया अब सुरक्षित महसूस कर रही थी। गुड़िया के साथ हुए वह हादसे के बाद निर्मला चुपचाप बैठी थी, आंखें सूजी हुई। तभी सास कोकिला पास आई। दोनों के बीच कुछ पल का सन्नाटा छाया रहा और फिर निर्मला बोली, माँ जी, भोला को भी सांप ने काटा था और आज गुड़िया को भी। क्या आपने सोचा एक ही घर में ये सब बार बार कैसे हो सकता है? तू सही कह रही है बहू, मुझे अब डर से ज्यादा शक हो रहा है माँ जी। शायद भोला की मौत कोई हादसा नहीं थी, और अगर अब भी हम चुप रहे तो अगला निशाना शायद मेरी गुड़िया हो। तो क्या करें अब? कल सुबह हम किसी तांत्रिक के पास चलेंगे। गांव में जो गृह रक्षक बाबा रहते हैं, सुना है वो ऐसी बातों का पता लगाते हैं। ठीक है बहू, मैं तेरे साथ चलूंगी। अगली सुबह निर्मला और उसकी सास धीरे धीरे कच्चे रास्ते से चलते हुए उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची, जहां तांत्रिक भैरवनाथ का आश्रम था। चारों तरफ नींबू, मिर्च और राख बिखरी थी और दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। माँ जी, यही जगह है। हाँ बहू, सब यही आते हैं जब घर में अनहोनी होती है। तभी अंदर से गहरी आवाज आई, आजा निर्मला, मुझे पता था तू जरूर आएगी, लेकिन आने में तूने बहुत देर कर दी है। दोनों चौंक गईं। उन्होंने तो अपना नाम बताया ही नहीं था, तो उसे कैसे मालूम? तभी भैरवनाथ लाल चोले में बाहर आया, आंखें बंद, हाथ में खोपड़ी और रुद्राक्षों की माला। पापा, हमारे घर में बार बार सांप आ रहे हैं। मेरे पति की भी मौत। कुछ मत बोल, मुझे सब दिख रहा है। निर्मला का हाथ पकड़कर वो आंखें मूंदकर बुदबुदाने लगा। फिर अचानक उसकी आवाज भारी हो गई। तेरे पति की मौत हादसा नहीं थी, उसे नागिन ने मारा था, एक इच्छाधारी नागिन। क्या? नागिन? हाँ, एक शाम तेरे पति ने शराब पी रखी थी और रास्ते में उसने अपने नशे में उस नागराज का फन कुचल दिया था। तब से वो नागिन बदला चाहती है। पहले तेरे पति को मारा, अब तेरी बेटी को निशाना बनाया और उसके बाद इस बुढ़िया को मारेगी और अंत में तू। पापा, कुछ तो उपाय बताइए। मेरी बेटी छोटी है, मैं उसे खो नहीं सकती। भैरवनाथ ने एक पल आंखें बंद की और फिर बोला, एक ही उपाय है, लेकिन आसान नहीं है। तुझे आज रात अमावस की घड़ी में अपने आंगन में 7 दिए जलाने पड़ेंगे। हर दिए में थोड़ा सरसों का तेल और अपने पति की राख का एक कण डालना। उन दियों के बीच में तुलसी का पौधा रखना और जब आधी रात का पहला पहर बजे तो उस तुलसी के नीचे ये नाग राख मंत्र जपना। ओम नागेश्वराय नमः, विषहर हर नाशाय नमः। ये 7 बार जपना। नागिन तेरे सामने साक्षात रूप में प्रकट हो जाएगी। उसके आने के बाद हमें क्या करना होगा? अगर नागिन आएगी तो या तो उसे मार देना या फिर उसके सामने माफी मांगना। अगर उसने माफ कर दिया तो तेरा भला, अगर नहीं तो वो जाने, वही बताएगी कि अब तुम लोगों का क्या होगा। निर्मला ने अपनी सास की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर डर और दृढ़ता दोनों थी। उन्होंने तांत्रिक से राख का छोटा डिब्बा और मंत्र लिखा हुआ पन्ना लिया और घर की ओर लौट चली। रात घनी थी। निर्मला ने भैरवनाथ के बताए अनुसार चौकस होकर 7 दिए लगाए। हर दिए में सरसों का तेल और बीच में तुलसी का पौधा रखा हुआ। हाथ कांप रहे थे
पर आवाज ठंडी और साफ थी। उसने तांत्रिक का लिखा मंत्र धीमी एक सर धुन में जपा। ओम नागेश्वराय नमः, विष हर हर नाशाय नमः। ओम नागेश्वराय नमः, विष हर हर नाशाय नमः। ओम नागेश्वराय नमः, विष हर हर नाशाय नमः। अचानक हवा शांत हुई। दियों की रोशनी में वक्त ठहर सा गया और उसी अंधेरे से जैसे सुलगते धुएं में कोई आकृति बनती है, एक रूप उभरा। उसका चेहरा मानवीय था, पर आंखों की तीखी चमक में नाग निशानी थी। सफेद आंचल के भीतर सहित लंबी सुनहरी प्लैटिनम सी त्वचा और उसके गले में नागमाला टंगी थी। वह नागिन थी, पर मानव रूप। बड़ी जल्दी है तुझे मरने की। निर्मला का दिल धड़क रहा था। मैं तुम्हारे सामने गिरकर माफी मांगती हूँ। मेरी बेटी ने कुछ नहीं करा और मेरे पति की गलती का बदला उसके सिर क्यों? मुझे माफ कर दो, मेरे घर को छोड़ दो, मेरी गुड़िया को कुछ मत करो। निर्मला जोर से झुककर नागिन के पैरों में गिर पड़ी और दोनों हाथ जोड़कर माथा टेक दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसे कैसे माफ कर दूं? इतना आसान है माफ करना? मेरा प्रेम मेरे नागराज को मुझसे छीन लिया। उस दिन जब तेरे पति ने नशे में उसके फन को कुचल दिया, उसने मेरे जीवन को खत्म कर दिया। मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा प्रेम उसने मुझसे छीन लिया और अब मैं केवल बदला चाहती हूँ, बस बदला। नागिन की आंखों में आंसू भी थे और उनमें आग भी। अगर तुम बदला चाहती हो तो बताओ, पर बदला बच्चों और नाजुकों पर क्यों उतारना? मैं जो भी करूंगी, अपना सब करूंगी कि तुम्हारे नागराज की आत्मा को शांति मिले। मुझे तरीका बताओ। नागिन ने निर्मला की आंखों में झांका और बोली, मेरे नागराज की आत्मा को नाग मृत्यु लोक से वापस लेकर आना होगा, लेकिन ये कार्य आसान नहीं है। इंसान या नागिन, कोई जिंदा वहां नहीं जा सकता। अगर तू सच में जाना चाहती है तो तुझे अपना शरीर यहीं छोड़ना होगा। तेरी आत्मा को ही वहां उतरना होगा और याद रखना, वहां से लौटने की भी कोई गारंटी नहीं। सोच ले। हाँ, मैं जाऊंगी। अगर यही कीमत है तो मैं चुकाऊंगी। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। निर्मला के इस निर्णय ने खुद नागिन को मौन कर दिया, क्योंकि उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सोचना भी नामुमकिन था। लेकिन अब क्या होगा निर्मला के साथ? क्या वो अपना शरीर छोड़कर आत्मा के साथ जाएगी या फिर वहीं रह जाएगी हमेशा हमेशा के लिए?